सवाल आप लोगों के सामने है, जवाब देने की कोशिश करिएगा। कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समानता दर्शाता है। अब देखिए समानता का मतलब क्या होता है कि जो एक चीज, मतलब कहने का मतलब है कि जो एक चीज किसी और में भी पाई जा रही है और वो उसमें भी पाई जा रही है जो उससे सामने वाले में है। तो जब दोनों चीज सेम ही पाई जा रही होती है तो उसके बीच में समानांतर उसको कहते हैं, सिमिलरिटी उसको बोला जाता है। अब जैसे मैं ये कहूं कि मान लीजिए आप जो बात जानते हैं, आप ये बात जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो गया, सूत्र कणिका जिसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सूत्र कणिका जिसे कहा जाएगा। अब ये जो आपकी सूत्र कणिका है, ठीक, इस सूत्र कणिका की अगर हम आपसे बात करते हैं तो सूत्र कणिका के अंदर डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है। याद रखना कि यह जो डीएनए पाया जा रहा है आपका सूत्र कणिका के अंदर, ठीक है, सूत्र कणिका में जो आपका डीएनए पाया जा रहा है, याद रखिए कि वही डीएनए आपका क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है आपका जो है हरित लवक में भी पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है? हरित लवक में भी पाया जा रहा है, पाया जा रहा है, ठीक है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ये दोनों डीएनए, आपका डीएनए जो है दोनों में पाया जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी, इस वजह से इन दोनों के बीच समानता तो है कि यही चीज इसमें भी है, यही चीज इसमें भी है। तो सवाल का जवाब तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट, सॉरी सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। ये तो बात सही है, बात तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पर बात यह है कि सर अब एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से समझना कि मैंने कहा डीएनए इसमें भी पाया जाता है, डीएनए इसमें भी पाया जाता है और इन दोनों के बीच का समानांतर पूछा था तो मैंने सवाल का जवाब निकाल कर रख दिया। बट एक बात बता दूं, क्लोरोप्लास्ट कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं तो लोग कह देते हैं कोशिका 2 प्रकार का होता है। सर सेल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार की कोशिका होती है, होती है। ध्यान से सुनिएगा, 2 प्रकार की कोशिका होती है कि नहीं होती है? अब ये 2 प्रकार की कोशिका कौन कौन सी? तो एक तो होता है यूकैरियोटिक, एक तो होता है यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक आप बता देंगे, ठीक, इस तरीके से यूकैरियोटिक कह देंगे। और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। होता है कि नहीं होता है? होता है। याद रखना कि इस यूकैरियोटिक को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है आपका पादप कोशिका, एक होता है आपका प्लांट सेल जिसे कहा जाएगा पादप कोशिका, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं जंतु कोशिका, यानी जिसे आपका कहेंगे एनिमल सेल। क्या कहेंगे? एनिमल सेल। अब बात यही थी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, वो पाया ही नहीं जाता है, बल्कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता तो पादप में पाया जाता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट पादप में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाया जाता है जंतु कोशिका के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में समानता यह है कि यहां पर इनमें डीएनए पाया जाएगा, ठीक। ये क्लियर हुआ सभी को? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, ये बताइए कि इनमें से कौन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। आप बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अब केवल रक्त का थक्का जानने से बात नहीं बनेगा, बहुत सारी कहानी इसके पीछे है, बहुत सारी कहानी है। हमने कहा विच विटामिन इज हेल्प टू द ब्लड क्लॉटिंग। विच विटामिन, कौन सी ऐसी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है? कौन चाहेगा कि मेरे शरीर से रक्त बहे? कौन चाहेगा कि मेरे जो शरीर है उसके जो है शरीर से खून बहता रहे? कोई नहीं चाहेगा। तो वहां पर सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है, विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर कि विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लिया आप लोगों से कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, जो केमिकल नेम होता है, वो होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है भैया? तो फाइलोक्विनोन होता है, ये इसका नाम है। अब इसको देख के घबरा मत जाइएगा आप सभी लोग कि नहीं सर इतना बड़ा नाम है, ये तो मैं पहली बार सुनना, ना, बिल्कुल नहीं। फाइलोक्विनोन आपने कहा। दूसरी बात कि अगर विटामिन के बजाय इन्होंने पूछा होता कि मुझे उस प्रोटीन का नाम बताइए जो प्रोटीन रक्त में थक्का जमाने में मदद करता है, उस प्रोटीन का नाम बताइए, है, उस प्रोटीन का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? उस प्रोटीन का नाम बताइए जो प्रोटीन हमारे बॉडी में रक्त को थक्का जमाने में, ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद कर रहा है। आप कहेंगे उस प्रोटीन का नाम होता है क्या? फिब्रिनोजन। क्या बोलेंगे? फिब्रिनोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? फिब्रिनोजन कहा जाएगा, फिब्रिनोजन इसे कहते हैं।
अब सवाल ये भी पूछ लेता है कि सर ये जो फिब्रिनोजन है ये पाया कहाँ जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे ये पाया जाता है प्लाज्मा में। किसमें? रक्त प्लाज्मा में, यानी आपका प्लाज्मा में पाया जाता है आपका फिब्रिनोजन। सबसे बड़ा प्रोटीन है जो रक्त में जमाव में मदद करता है, ये बात तो ठीक। एक सवाल हमारे मन में और आया, फोलिक एसिड दिया हुआ है, फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अगर सवाल यह है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो आप क्या कहेंगे? किस विटामिन का नाम है, जल्दी से बताइए। फोलिक एसिड अगर आपसे कहा जाए किस विटामिन का नाम है, तो आप ये कहेंगे कि अगर हम विटामिन पूछ रहे हैं तो विटामिन B9। क्या बोलेंगे? विटामिन B9। हर विटामिन का नाम होता है, जैसे विटामिन जो है विटामिन आपका B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7, B9, B12, ये सब आपके होते हैं। विटामिन B9। अगर बात करें सर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका नाम होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। बताइए जल्दी से, क्या कहा जाएगा? कोलेकैल्सिफेरॉल। धीरे धीरे, देखिए बहुत दिन हो गया होगा आप लोगों को क्लास छोड़े, बहुत दिन हो गया होगा। अब तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक प्रधान की, तो तैयारी इस तरीके से है कि आप बहुत दिन छोड़ दिए। अब धीरे धीरे आपको याद कराना मेरा काम है। धीरे धीरे आप समझोगे, देखोगे, चीजों को जानोगे तो आपको खुद याद आ जाएगा। और करने के बाद फिर एक बार क्वेश्चंस को भी लगा, जैसे आज विटामिन का सवाल किया तो विटामिन का चैप्टर खोलो, उसमें देखो आप लोग कि विटामिन से सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अभी यहीं से लगना शुरू हो जाएगा, इस बात के अभी से लगना शुरू हो जाएगा। देखिएगा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या होता है? कोलेकैल्सिफेरॉल। बात समझ में आया? कोलेकैल्सिफेरॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बात समझ में आया सभी को? ठीक है। अच्छा, वही अगर बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आप कहोगे इसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अच्छा, जल्दी से मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? क्योंकि डीएलएड का भी आपको याद होगा कि डीएलएड के आधार पर प्रश्न पूछेगा। डीएलएड का जो प्रश्न पत्र होगा उस आधार पे सवाल पूछेगा। तो जब सवाल उस आधार पे पूछेगा तो आपसे इस तरीके का भी सवाल पूछ लिया जाएगा। तो आपको यह जानना है कि विटामिन का जो शब्द है, ये विटामिन शब्द आखिर में किसके द्वारा दिया गया था? चलिए जल्दी से जरा मुझे बताइए कि विटामिन शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से एक बार अच्छे तरीके से बताइएगा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग। तो विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे कि विटामिन शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फुंक। क्या नाम था? उनका नाम था फुंक। क्या नाम था सर? उनका नाम था फुंक। फुंक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये शब्द दिया। वही एक सवाल और बनता है पेपर में कि जल्दी से बताइएगा विटामिन बी का अगर बात करा जाए, है ना, विटामिन बी का बात करा जाए, विटामिन बी कितने प्रकार का होता है? विटामिन बी अगर आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार का होता है तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए। विटामिन बी कितने प्रकार का होता है सर? जल्दी बताइए। तो विटामिन बी जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का होता है। ठीक है, 8 प्रकार का होता है। वही एक सवाल और है आप लोगों से, जल्दी से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन जहां जहां से पढ़ेगा ना, सब यहीं पे लिखवा रहा हूं, सब एक एक पॉइंट। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, क्या है? जल्दी सवाल बताइए। चावल को पॉलिश करने से, या कहिए कि चावल को हम कहें कि चावल को ज्यादा धोने से कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? चावल को जब ज्यादा धोया जाता है, जब चावल को होता, मम्मी लोग चावल को धोती है, तो चावल को ज्यादा धोने से आप बताइए कि चावल को ज्यादा धोने से कौन सी विटामिन गायब हो जाती है? कौन सी विटामिन समाप्त हो जाती है? कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है? जल्दी बताइए। कौन सी ऐसी विटामिन है जो चावल धोने से ज्यादा, चावल को ज्यादा धोने से खत्म हो जाती है? तो उस विटामिन का नाम होगा विटामिन B1। क्या होगा? विटामिन B1। विटामिन B1 जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा? बेरी। बात समझ में आया? बेरी नामक रोग हो जाता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में भैया? ठीक है, चलिए देखिए कितने सारे सवाल कर लिए। एक सवाल यहां किया, 2 सवाल यहां किया, 3 सवाल यहां किया, हाँ 4 सवाल यहां कर लिया हम लोग, 5 सवाल हमने यहां कर दिया, 6 सवाल हमने यहां कर लिया, 7 सवाल यहां कर लिया, 8 सवाल यहां कर लिया, 9 सवाल आपका यहां पर है। तो लगभग आप 9-10 सवाल कर लिए। एक 10 सवाल आपके सामने। इस तरीके से 10 सवाल यानी 10 पॉइंट को आपने जान लिया विटामिन के बारे में। यानी विटामिन के 10 सवाल अगर इसमें से आ गए तो आपका एक तुरंत सही हो जाएगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन, इसे कहते हैं सही तरीका पढ़ाई करने का और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका इसे कहा जाता है। अरे सबके बस की बात भी नहीं है ना। हाँ, एलिमेंट्स दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, एक ऐसा तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। चलिए जल्दी से बताइए, एक ऐसा तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, उस सवाल का जवाब मुझको जानना है। बताइए, जैसे जल्दी बताइए। पहला तो एक सवाल, मेरे भी सवालों का जवाब दीजिए। जैसे पहला सवाल यह है कि पहला सवाल क्या है, रक्त समूह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रक्त समूह की बात करेंगे, यानी हम किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। कि बताइए, ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लड ग्रुप की खोज अगर बात करते हैं कि डिस्कवर जो किया गया था ब्लड ग्रुप को, है ना, रक्त समूह को, वो किसके द्वारा किया गया था? वैज्ञानिक का नाम जानना है। पहला सवाल तो यहां पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? कॉपर बता रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, लोहा को आयरन से मतलब लोहा को Fe से दर्शाया जाता है, आयरन जिसे कहते हैं। तांबा को कॉपर यानी Cu से दर्शाया जाता है। क्रोमियम को आपका Cr से दर्शाया जाता है। वही मैग्नीशियम को आपका Mg यानी मैग्नीशियम को Mg से दर्शाया जाता है। ये याद रखना, इसका फार्मूला हो गया। क्या नहीं पाया जाता है? तो आप यहां पर सवाल का जवाब मुझको बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी बता रहे, बिल्कुल सही। आपका क्रोमियम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? आपका क्रोमियम बिल्कुल नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गया? क्रोमियम जो है ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर नहीं पाया जाता। बल्कि क्रोमियम ही नहीं, एक शब्द और है, क्रोमियम ही नहीं बल्कि साथ में याद रखना क्रोमियम एंड सोडियम, क्रोमियम और सोडियम, है ना। क्या कहेंगे? क्रोमियम और सोडियम दोनों नहीं पाया जाता, दोनों नहीं पाया जाता। बात समझ में आया? ये रक्त में तत्व पाया ही नहीं जाता है, एलिमेंट, ये दोनों तत्व नहीं पाया जाता ब्लड के अंदर। ठीक, अच्छा, उसके बाद रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया। ध्यान से समझिएगा, कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा इसको खोजा गया था। यह बात तो क्लियर है, यह बात तो समझ में आया। अब बात यह है कि जब ब्लड ग्रुप को इन्होंने खोजा तो हमारे मन में सवाल आया कि अगर ब्लड सर्कुलेशन की बात कर दे, रक्त परिसंचरण की बात कर दे, भाई हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो ब्लड है, वो क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर? भैया एक बात बताइए कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो ब्लड है, वो दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? दौड़ रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है, वो परिसंचरण हो रहा है। अब वो जो परिसंचरण हो रहा है, आखिर में उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त परिसंचरण की अगर खोज की बात कर दे तो सवाल का जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? फिर यहां पे क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? तो वहां पर आप बताएंगे कि सर यहां पे सवाल का जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे। आप समझ लो कि साइंस आपका इतना मतलब साइंस का इतना अहम रोल इस पेपर में है कि साइंस ही समझ के चलो बढ़िया सा। बहुत अहम रोल है साइंस का इसमें, समझ रहे बात को? बहुत अहम रोल है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। उसी के साथ साथ ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ एक सवाल और बनता है, पहली बार जिस ब्लड ग्रुप को खोजा गया था वो कौन सा था? पहली बार कौन कौन से ब्लड ग्रुप को खोजा गया था? पहली बार, है ना, पहली बार जो आपका ब्लड ग्रुप खोजा गया, रक्त समूह जो खोजा गया, वो कौन कौन सा खोजा गया था सर? पहली बार, फर्स्ट टाइम कौन कौन से ब्लड ग्रुप को खोजा गया था? तो 3 ऐसे ब्लड ग्रुप थे जिनको खोजा गया था फर्स्ट टाइम। कौन कौन सा? आपका था सर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और आपका ओ ब्लड ग्रुप। यही तीनों खोजा गया, यही पहला ब्लड ग्रुप था। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे तो 4 होते हैं पर खोजा ये 3 ही गया था। ठीक है, बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। आगे चला जाए, आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी एक अधातु है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? चलिए जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सी एक अधातु हो जाती है? सोना है, सोना यानी आपका यहां पर गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड को Au से दर्शाते हैं। ठीक, सिल्वर यानी चांदी जिसे Ag से दर्शाया जाता है। माइका हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। प्लेटिनम को आप Pt से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? Pt से। चलिए सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पे? बताइए जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि प्लेटिनम का परमाणु संख्या पूछ लिया, प्लेटिनम का परमाणु संख्या पूछ लिया कि बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर पूछता है पेपर में। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो इस तरीके से आप देखे होंगे, इस तरीके से लिखी होती है चीजें, है ना।
इस तरीके से लिखी होती हैं चीजें, ठीक। इस जो है क्या करें, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बस न नी ना मग, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा आपका क्या, मैग्नीशियम हो जाएगा। 24, 11, 22 हो जाएगा, ठीक है, ये 22 हो जाएगा, इसको 22 कर लीजिएगा, ये 24 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 8 का हो गया, ऑक्सीजन आपका 16 हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो नीचे की साइड, ये नीचे की साइड जो भी आप देख रहे हो, ये सब आपका परमाणु संख्या है। ये जो नीचे संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कहते हैं। बट अगर हम ऊपर की बात कर दें, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये होता है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं और परमाणु द्रव्यमान इसको कहा जाता है। अब इसका परमाणु संख्या हमने पूछा तो आपके मन में अगर आता हो तो आप बताएंगे कि सर इसका परमाणु संख्या होता है 78। क्या होता है, 78 होता है कि नहीं होता है, होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आप क्या बता रहे, कौन सी धातु है, माइका, माइका को बता रहे, माइका धातु है, बड़ा सही है, बहुत अच्छा। तो माइका जो होता है वो अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। अब आप कहोगे सर नॉन मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल का मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, अर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे, अर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जब कभी भी किसी पानी में घुलने पर, अगर पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज होता है, निकलता है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है तो हम उसे कहते हैं कि वह एक नॉन मेटल कहलाएगा, वह एक नॉन मेटल कहलाएगा, वह एक अधातु कहलाएगा। अगर कभी भी अर्हेनियस के हिसाब से इन्होंने कहा था, अर्हेनियस साहब ने कहा कि जब कभी किसी भी तत्व को या किसी भी तत्व को, किसी भी यौगिक को, कंपाउंड को जब हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो अगर किसी विलयन में घुल जाने पर या पानी में घुल जाने पर अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है तो वह आपका क्या होता है, अधातु होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा NaOH, ठीक, NaOH। अब इसको जब पानी में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Na प्लस में टूटेगा और प्लस OH माइनस आ जाएगा, तो Na आयन सोडियम आयन हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है इस वजह से यह क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा, अधातु कहलाएगा, कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, बात क्लियर है, ये बात तो समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। एक तरीका और भी है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप एक तरीका बता दूं आपको, यदि किसी भी बाहरी कक्ष में, यदि किसी बाहरी कक्ष में यानी आउटर मोस्ट सेल में अगर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 3 से ज्यादा है, क्या है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है लगभग 3 से ज्यादा है, ठीक है, 3 से ज्यादा है तो वह नॉन मेटल कहलाती है, 3 से ज्यादा है तो वह नॉन मेटल कहलाती है, अधातु कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन मेटल हो जाती है, अधातु कहलाती है। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा क्लोरीन, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्लोरीन, ठीक है, मैंने कहा लिखिए यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन लिखिए। अब क्लोरीन का मतलब बात हुआ तो Cl से दर्शाते हैं और Cl का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है 17। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 2, 8, 10 और 7, 17 में तोड़ेंगे। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 3 से ज्यादा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे ही अगर हम आपसे कह दे फ्लोरीन, अगर हम आपसे कह दे फ्लोरीन, फ्लोरीन को दर्शाते हैं F से, F का कितना होता है 9 इसका परमाणु संख्या, 2 और 7, 7 2 हो गया 9, तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। अब जब 7 है तो भी आपका क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, अगर 7 है तो इसका में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। वैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, हमने कहा 2 और 6 इसका बाहरी यानी 3 से ज्यादा है तो नॉन मेटल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ये चीज है, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, गेहूं में काला कीट रोग इनमें से किसके कारण उत्पन्न होता है, जल्दी से बताइए। गेहूं में एक रोग होता है काला कीट रोग, यह रोग किसके वजह से उत्पन्न होता है,
ऑप्शन के तौर पर अस्टिल्गो द्वारा, राइजोपस द्वारा, पक्सिनिया द्वारा या पेनिसिलियम द्वारा। क्या होगा सवाल का सही जवाब, जल्दी बताइए मुझको, क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए यहां पर एक कवक होता है, जिस कवक की पहली बात तो यह जो रोग होता है ये कवक के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। गेहूं में काला कीट रोग जो होता है वो एक कवक के द्वारा होता है, एक फंजाई के द्वारा होता है। और उस फंजाई का नाम क्या हो जाता है? बाई पक्सिनिया, बाई पक्सिनिया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेनिसिलियम की बात करते हैं तो पेनिसिलियम एक हरी फफूंद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हरी फफूंद कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हरी फफूंद कहा जाता है। ये बात तो आप याद रखेंगे, याद रखेंगे। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन बनाया गया था, याद होगा। तो याद रखिए, इसको ग्रीन फंगस कहा जाता है, इसको हरी फफूंद कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? ये बात समझ में आया? ठीक। अगला सवाल देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक प्रधान जो है आपका आ चुका है और बिल्कुल उसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म 11 मार्च से भरा भी जा रहा है, जो कि आज है 11 मार्च आपका। तो आज से फॉर्म फिल भी किया जा रहा है। तो जो भी साथी अब ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, आज से फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। आइए सवाल का जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल आपके सामने है, समझकर चलेंगे। मॉक टेस्ट शुरू किया गया है। मॉक टेस्ट इस आधार पे कि आप पहले अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से थोड़ा सा उस रिदम में आइए। जैसे आप उस रिदम में आएंगे ना, धीरे धीरे आप अपने पेन को बैठाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा है ना पढ़ाई की ओर लेके आएंगे, वैसे वैसे चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। तो सवाल कहता है कि थ्रस्ट की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या होता है? मैं आपको एक प्यारा सा शब्द बताता हूं। थ्रस्ट का मतलब होता है कि फोर्स है। ये थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक फोर्स है, यानी एक बल है। और जहां पर बल की बात आएगी तो यहां पर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहां पे आप ऑप्शन के हिसाब से आप एसआई यूनिट आपको बतानी है। ठीक है, एसआई यूनिट आपको बतानी है, बट मेरा थोड़ा तरीका अलग है। देखिए देखिए ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने कहा यहां पे फोर्स, ठीक है, मैंने कहा यहां पे फोर्स, तो आपने तुरंत बताया कि फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणनफल आपका किससे हो जाएगा? त्वरण से हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। बट जब हम प्रेशर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दाब की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? प्रेशर की बात करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? यानी कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमें यह पता करना है कि थ्रस्ट एक फोर्स है। अब यहां पर ये जो फोर्स है, ये थ्रस्ट फोर्स, ये प्रेशर वाला फोर्स है। जैसे पाइप में पानी है, जब आप देखे होंगे कि जब पाइप का जो मुंह अगर छोटा होगा तो प्रेशर से पानी बहुत दूर जाता है, पर पाइप का अगर मुंह अगर बहुत बड़ा है तो वहां पर प्रेशर जो है पानी का इतना दूर नहीं जाता, बल्कि पास में ही गिर जाता है। तो यही कारण है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपका थ्रस्ट फोर्स होगा। ये कौन सा फोर्स होगा? ये आपका थ्रस्ट फोर्स होगा। यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे? प्रणोद बल कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रणोद बल इसे कहा जाता है। अब जब हम प्रणोद बल की, जब हम फोर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? P इंटू ए। क्या हो जाएगा? P इंटू ए, यानी कि दाब गुणनफल क्षेत्रफल हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा कि नहीं? तो अब हमें आपको ये पता है, एक मिनट रुकिएगा जी। तो हमें आपको ये पता है कि जब ये फॉर्मूला आपका बन गया तो अब यहां पर दाब का क्या होता है भाई? दाब का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? दोनों यहां पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का तो न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सवाल का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। क्या कहते हैं? डी विल बी द राइट आंसर। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा ठीक है। वही अगर प्रेशर की बात करें, वही अगर दाब की बात करें कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है। वह क्या होता है? वह पास्कल होता है। बड़े ध्यान से इसको लिख भी लीजिएगा कि दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। बात समझ में आया? अगर बाई चांस गलती से भी पेपर में आपके हो सकता है अगर मोमेंटम का चर्चा कर दिया जाए। मोमेंटम क्या होता है? संवेग होता है। मोमेंटम क्या होता है? संवेग होता है। भाई सीधी सी बात है, संवेग क्या होता है? सीधी सी बात है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है,
ये वस्तु है, इसका एक मास है। मास यानी अगर भाई बना है ना किसी से, तो जब से बना होता है वही इसका मास होता है। ये इसके अंदर मास है। अब अगर हम इसको यहां से ऐसे छोड़े तो नीचे गिरा, जब ये नीचे गिरा तो इसके अंदर वेलोसिटी जरूर होगी, वेग होगा। भाई वेग, जो भी गति करेगा उसके अंदर वेलोसिटी तो बनती है, तो वेग तो होगा। तो अब मोमेंटम इसी को कहा जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। यही आपका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो सवाल ये भी है कि संवेग का एसआई मात्रक बताइए। एसआई यूनिट पूछ लिया जाता है। एसआई यूनिट क्या होता है संवेग का, बताइए। तो आप बताएंगे न्यूटन डॉट मीटर। क्या होगा, न्यूटन डॉट मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे न्यूटन डॉट मीटर जो है संवेग है, पास्कल आपका प्रेशर है। वही अगर इसका चर्चा किया जाए तो आपने देखा यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। बाकी आपने देखा फोर्स का भी आपको पता चला न्यूटन होता है। न्यूटन प्रति मीटर किसका इकाई होता है, तो ये पृष्ठ तनाव का होता है। ये किसका होता है, पृष्ठ तनाव का होता है। यानी कि आप ये कहेंगे कि ये सरफेस टेंशन का होता है। किसका होता है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन, इसको त्वरण कहते हैं। समय के अनुसार वेगों में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। आइए अगला सवाल देखिए, घबराइएगा मत, इस सवाल को देखने के बाद बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा। एक एथलीट एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहा है। एक एथलीट है, वृत्ताकार ट्रैक है यानी सर्कुलर ट्रैक है, उस पर दौड़ रहा है। मान लीजिए 400 मीटर का है, 200 मीटर का है, ठीक। वह अपने मूल स्थान पर लौटने से पहले ही 50 सेकंड में 800 मीटर की दूरी दौड़ता है। अपने स्थान पर जितना पहुंचना है उससे पहले ही ये सब शुरू किया, तो 50 सेकंड की स्पीड से 800 मीटर की दूरी तय करना शुरू कर दिया। तो उसके औसत चाल और वेग बतानी है मुझको। एवरेज क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है हमको क्या बताना है, एवरेज स्पीड और उसकी वेलोसिटी बतानी है कि नहीं। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखिए। जब कभी भी औसत चाल निकाला जाएगा, जब कभी औसत चाल पूछ दे कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो आपको बस एक बात का बड़ा अच्छे से ख्याल रखना है कि औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ की लंबाई कितनी है, टोटल पाथ लेंथ, बात समझ आ रहा है, उस पथ का जो है लंबाई कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ कितना है भाई, 800 मीटर है। 800 मीटर है क्या, 800 मीटर है कि नहीं है, बताइए। 800 मीटर है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 800 मीटर है, तो यहां पर हमने लिखा 800 मीटर, ठीक है। अब टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लिया है, टाइम टेकन कितना समय लिया है, इससे क्या होगा कि आप इसका औसत चाल निकाल देंगे। अब देखो भैया, टोटल पाथ लेंथ लंबाई कितनी है, 800 मीटर है, तो हमने कहा 800 मीटर हो गया। हमने कहा अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन यानी समय कितना हुआ, 50 सेकेंड हुआ। 50 सेकेंड ले रहा है ना, तो 50 सेकेंड हो जाएगा। 0 से 0 गया, 16 पंजे 80, यानी निकल कर क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड आया। अब इसमें देखिए 16 मीटर पर सेकेंड कौन सा होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, यह दोनों में से एक होगा। अब हमको क्या निकालना है, साथ में वेलोसिटी भी निकालनी है, साथ में वेग भी निकालना है। तो हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर एक रसगुल्ला टाइप के व्यक्ति हैं, इन्होंने पहले ही जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, इसका फार्मूला भी लिखिए। औसत वेग कैसे निकाला जाता है, कभी भी अगर आए जीवन में, कभी भी कहीं भी पूछेगा, तो आप इसको एकदम जहन में बैठा लीजिए कि औसत वेग निकाला कैसे जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अगर पूछा जाए, विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन बटे जितना समय लगा होगा, ठीक है, विस्थापन जितना यहां पर समय लगा होगा। तो अब आपको पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 हुआ है। पूछिए कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस जगह से आप चले हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस जगह से आप चले हैं और अगर आप अपने उस जगह पे पहुंच गए जहां आपको जाना था, तो वह आपका विस्थापन है, वही डिस्प्लेसमेंट है। पर अभी ये दौड़ना शुरू ही किया है, पहुंचा नहीं, दौड़ना शुरू ही किया है, तो पहुंचा तो है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो सन्नाटा माना जाएगा, 0 बटा सन्नाटा चल रहा है, तो 0 तो हमने ले लिया। अब टाइम कितना दे दिया है, 50 सेकेंड दे दिया, तो 0 का 50 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या कहते हैं, ए विल बी द राइट आंसर, बोलिए।
अफन जी बिल्कुल चलेगा मेरे दोस्त, बीएड की क्लास भी जल्दी ही चलेगी, टेंशन मत लीजिए, पूरा प्लान अप हो चुका है। बैच आ रहा है आप लोगों के आगे 19 मार्च से, कूपन कोड आपको पता है, जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। पर अभी यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर हो गया? कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं जिसको हवा ना लगा हो? देखो ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, ये सूत्र है, ये फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा, जहां पर हो इसको लिख लीजिएगा, ये सूत्र दोनों बहुत ध्यान से, है कि नहीं? बहुत अच्छा। चलिए एक बार दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझको, आप एक बार हाँ कह दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा आप सभी को, समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इनमें से कौन एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है? यानी कि आप इनमें से, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब मैं कहता हूं कि आपको देश की जनसंख्या को कम करने का उपाय बताइए। अब देश की जनसंख्या को कम कैसे किया जा सकता है? कॉपर टी लगा के, डायफ्राम करके, कंडोम का यूज करके, या मौखिक गोली यूज करा जाएगा? क्या किया जाएगा? देखिए मौखिक गोली जो होता है वो गर्भ निरोधक गोली होती है। पहली बात, मौखिक गोली जो होती है वो गर्भ निरोधक होती है। गर्भ निरोधक मतलब समझ रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट हो गया तो प्रेग्नेंट ना हो पाए उसके लिए ये एक दवा होती है जिसका नाम होता है सहेली। सहेली नाम की एक वो होती है, दवा होती है, आपका जो है टैबलेट होता है, ठीक। डायफ्राम आप जानते हैं किडनी के नीचे, सॉरी लंग्स के नीचे होता है, हमारे लंग्स के नीचे, फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम, जिस वजह से हमारा लंग्स ऐसे ऐसे करता है, ऊपर नीचे होता है। दूसरा कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है सर, बताइए कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी आपका एबॉर्शन वाली चीजें होती हैं। तो यहां पर सवाल का जब कॉन्डोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला सवाल, अम्ल वर्षा हवा में एक्स और वाई के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह बताइए कि एक्स यहां पर क्या होगा, वाई यहां पर क्या होगा। यानी कि जो अम्ल वर्षा है, आपका जो एसिड रेन है, वह हवा में एक्स और वाई के ऑक्साइड, यानी अगर हवा में ये गैस है, भाई ऑक्सीजन तो वायुमंडल में है ही, अगर ये गैस हवा में है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इस वजह से ही एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होती है। आप बस मुझको बताइए कि वो एसिड रेन के लिए जो एलिमेंट जिम्मेदार है उनका नाम बताइए। सल्फर तो है, देखिए सल्फर तो बिल्कुल है सर, सल्फर तो मैं मानता हूं। अगर सल्फर है तो साथ में कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपका ये ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा कंपाउंड है, यौगिक है, जिस वजह से एसिड रेन होता है। यानी आप ये कहेंगे कि ये आपका अम्लीय वर्षा होती है। ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का यही लेवल रहेगा पेपर में आपका, इससे ज्यादा भयंकर लेवल नहीं पूछेगा, इससे भयंकर लेवल पूछ ही नहीं सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि इससे ज्यादा कुछ पूछेगा आपसे, है। ध्यान से सुनिएगा, एसिड रेन, सॉरी यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन गलत हो गया है, बट हाँ, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सीधा सा बात है कि सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। रोएंटजन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर, बोलिए। बिल्कुल सही। अगला सवाल, इनमें से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? यानी कि नेचुरल फ्यूल पूछा जा रहा है, एक नेचुरल फ्यूल पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए। आप लोगों को पता है कि भारत में जो पेट्रोल है, अब पेट्रोल तो कोई आर्टिफिशियल चीज है नहीं कि किसी मानव मनुष्य ने गया और आर्टिफिशियल लेके बना दिया पेट्रोल। पेट्रोल एक मनुष्य के द्वारा तो बनाया गया है नहीं भाई, है तो एक फ्यूल है, तो एक ईंधन है, बट वो एक नेचुरल फ्यूल है, वो एक प्राकृतिक ईंधन है। और इस वजह से सवाल का जवाब भी क्या होगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। और आपको ध्यान ना हो तो जरा मुझको बताइए कि काला सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। एक होता है काला सोना, एक होता है मूर्ख सोना, एक होता है आपका झूठा सोना, बहुत सारे सोने होते हैं, बट यहां पर आपको बताना है काला सोना किसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, किसे कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? जरा मुझको बताइए भैया। एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सभी के सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। और सेशन को ना थोड़ा सा शेयर और लाइक भी किया करिए, बढ़िया तरीके से आप सक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो आप जुड़े रहेंगे, जवाब देंगे। थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, मैं जान रहा हूं, है ना, काफी सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे यहाँ पे, पर कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, बट कठिन नहीं है। क्या होगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोल को ही ब्लैक गोल्ड कहा जाता है।
बात समझ में आ गया? बात समझ में आ? कोयला को कहा जाता है कि पेट्रोल को कहा जाता है? नहीं, मुझे आपसे जानना है, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे। देखिए, किसी ने कहा ब्लैक गोल्ड को कोई कोयला भी लिखा हुआ है, और कोई बता रहा है कि इसे पेट्रोल भी कहे जाएंगे। बताए भाई, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम को कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पेट्रोलियम हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर सवाल यह है कि फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य में ईंधन के रूप में इस्तेमाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? कि आने वाले समय में हम लोग जिस ईंधन का इस्तेमाल करेंगे वो कोई पेट्रोल नहीं होगा, वो कोई पेट्रोल नहीं होगा, तो क्या होगा? अगर भविष्य का ईंधन पूछा जाए तो आप बताएंगे उसे कहते हैं हाइड्रोजन। उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। ध्यान से लिखिएगा, हाइड्रोजन कहा जाएगा, यानी आपका जवाब हाइड्रोजन होना चाहिए फ्यूचर फ्यूल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक मुझे बताइए। आपके घरों में जो गैस इस्तेमाल हो रहा है खाना पकाने के लिए, आपके घर में जिस गैस का प्रयोग किया जा रहा है खाना पकाने के लिए, वो गैस कौन सी है? वो गैस है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हिंदी में भी यही कहा जाएगा। अंग्रेजी में जो कहा जा, जो इंग्लिश में कहा जा रहा है, वही इसको हिंदी में भी कहा जाएगा। तो भैया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपको यहां समझ में आ गया। चर्चा ये चल रही है कि इसमें पाया क्या जाता है। तो देखिए, इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ब्यूटेन, एक होता है प्रोपेन। और ब्यूटेन यहां पर दिया हुआ है और प्रोपेन आपका ऑप्शन में दिया नहीं है। तो सवाल का जवाब ब्यूटेन होगा, और एक लिख लीजिएगा प्रोपेन भी होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दो ऐसे आपके क्या होंगे? ये दो ऐसे आपके जो है गैस होते हैं जो आपका इसमें पाया जाता है एलपीजी के अंदर, जो कि आपके घरों में जो गैस यूज हो रहा है। एक होता है सीएनजी, जैसे एक होता है एलपीजी, तो एक होता है सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी। सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और बात जब आए कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सा आपका गैस पाया जाएगा, तो आप बताएंगे सर एक होता है एथेन, एक होता है एथेन, और एक होता है मेथेन। तो मेथेन और एथेन, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ गए। अब एक बात जरा मुझे बताइए, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जल्दी जल्दी नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, एकदम आराम से चलेंगे बाबू भैया, हम लोग ध्यान से समझेंगे। एक बात बताइए, यह जो सीएनजी है जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जा रहा है, इसमें इथेन भी है, इसमें मीथेन भी है। अब सर मुझे ये बताइए, पहले तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन का संख्या पूछ लेता है, किसमें कार्बन की संख्या बताइए मुझको ना कार्बन का संख्या जानना है कि ब्यूटेन में कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, बस कार्बन का संख्या जानना है। तो देखिए, जब ब्यूटेन आ जाए, ब्यूट का मतलब होता है कार्बन की संख्या होगी 4, प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या होगी 3, मेथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या होगी 1, ठीक है, C1 1, और एथेन का मतलब होता है कार्बन की संख्या होगी 2। बात समझ में आ गया? कहिए हाँ नहीं, एक बार बोलिए कि नहीं सर आ गया है कि नहीं? ठीक है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, इस तरीके से 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन, 10 कार्बन डेकेन, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक भैया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस बहुत बार सुना होगा आप सबने, बायोगैस मेनली कंटेन्स, क्या कंटेन करता है भैया? जल्दी से बताइए भैया। गोबर गैस सुना है आप लोगों ने? गोबर गैस गांव में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, गोबर गैस। जिसके पास बहुत बड़ा ये कहिए कि जो भैंस और गैया बहुत ज्यादा पालता है, जो भैंस गाय को बहुत ज्यादा पालता है, मतलब एक तबेला होता है पूरा भैंस और गाय का बहुत ज्यादा संख्या में, तो वहां पर गोबर गैस इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत सारा गोबर होता है, उस गोबर का इस्तेमाल करते हैं, सड़ाते हैं, उससे बिजली भी पैदा होती है। तो वहां पर अगर हम कहें कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। क्या कहेंगे? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, सीएनजी क्या है? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जरा अब आप एक बार एक नजर में देखकर बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया
सोनाली कुमारी जी, यहाँ पर आप मुझे पॉपकॉर्न का जो है निमंत्रण कर रहे हैं, क्या फायदा है? बिल्कुल लग जाइए सर। बिहार हेडमास्टर, बिहार शिक्षक प्रधान, इतनी गजब की वैकेंसी है। बिहार हेड टीचर, बिहार हेड मास्टर, आप टीचरों के हेड बनेंगे, आप मास्टरों के हेड बनेंगे। कितना गजब का अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात है कि आज ही से फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया। क्या पता, हो सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर, अप्रैल के लास्ट तक एग्जाम भी ले ले। तो मौका तो अच्छा लगा है हाथ में। अब जो फायदा उठा लेगा वही आगे बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं? ठीक, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ए विल बी द राइट आंसर। क्या कहेंगे? ए विल बी द राइट आंसर। बड़ा अच्छा लगा। बी नहीं होगा रीमा जी, आप थोड़ा सा गड़बड़ कर गई। नहीं, बी कैसे कह रहे? आप साइनोजन बता रहे, हम कंप्रेस्ड लिखे हैं। देखिए ना, यहाँ पे हमने बड़ा अच्छे से समझाया भी था आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए खैर, अगला सवाल देखिए, गैसोहल क्या होता है? गैसोहोल की अगर बात करें तो क्या होता है गैसोहल? जरा ध्यान से देखिएगा। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल को गैसोहोल कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और एथिल अल्कोहल को गैसोहल कहा जाता है। या अल्कोहल में जब हम कोई गैस मिला देते हैं तब हम उसको गैसोहल कह देते हैं। या हम उसको एथिल अल्कोहल में मिट्टी का तेल मिला देते हैं तब गैसोहल कह देते हैं। क्वेश्चन मजेदार है ना? जबरदस्त, अपने आप एक बहुत जबरदस्त सवाल है। बस बात इतनी सी है कि अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फिर तो भैया आपको, जब आप बैच में आओगे तो आपको हर एक पेड में बेसिक से चीजें जब पढ़ाई जाएंगी तब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत टाइम चाहता है। इतना आसान नहीं है कि आधे घंटे की क्लास में मैं आपको बेसिक कंप्लीट करा दूं, है कि नहीं? हाँ, तो एथिल अल्कोहल होगा, पर पेट्रोल को मिलाना है। एथिल अल्कोहल में क्या मिलाना है? पेट्रोल को मिलाना है। बस आपका क्या बन जाएगा? गैसोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैसोहल बन जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल क्लास है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो भी आप ले सकते हो, क्लास कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आनी चाहिए। बस चर्चा ये होती है कि अगर क्लास समझ में आ रही है तो भैया लाजवाब है, नहीं समझ में आ रही है तो फिर तो भैया टाटा फूस हो जाएगा सब मामला, है। अच्छा, इनमें जीवाश्म ईंधनों में से कौन जो है स्वच्छतम ईंधन है? बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्योरेस्ट की बात किया है। फॉसिल फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल उसको बोला गया। क्लीन, बिल्कुल एक ऐसा ईंधन जो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है। और ऐसे फ्यूल को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फ्यूल को हम क्या कह सकते हैं? यहां पर जरा मुझे एक बार बताइए, क्या होगा सवाल का जवाब? भाई सीधी सी बात है, मिलावट हम उस चीज में कर सकते हैं जिसमें मानव का हाथ होगा। जहां पर मानव का कोई हाथ नहीं है वहां पर मिलावट हम कर ही नहीं सकते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि नेचुरल गैस, नेचुरल आपका फ्यूल जो है आपके पेट्रोलियम को बोला जा रहा है, जिसको काला सोना तक कह दिया गया, तो सवाल का जवाब भी तो ऑप्शन नंबर, सवाल का जवाब भी तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेचुरल गैस जिसे बोला जा रहा है, प्राकृतिक गैस ही तो एक फ्यूल है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सभी लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है? देखिए अभी मैंने सीएनजी पढ़ाया, अभी जस्ट उससे जुड़ा सवाल चला आया आपके पास। कह रहा है कि बताइए सीएनजी में क्या उपयोग होता है? सीएनजी में कौन सा गैस पाया जाता है? मैंने आपको बताया था ना, एथेन और मेथेन। जहां 1 कार्बन वह मेथेन, जहां 2 कार्बन वहां एथेन, जहां 3 कार्बन वहां प्रोपेन, जहां 4 कार्बन वहां ब्यूटेन। तो अब इस सवाल को देखकर क्या लगता है आप लोगों को? जरा सेशन को ना आगे लेके चलो, बढ़िया तरीके से लाइक शेयर करते रहो और बने रहो अपने साथ, कोई समस्या नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, अब मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदमय हो रहे हो आप लोग। अब इधर देखो गड़बड़ हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट, सीएनजी में 2 ही तो मैंने बताया था भाई। कहां पे लिखा है एथेन? कहीं लिखा है? तीनों नहीं है ना, तो यही तो मेथेन कहलाता है। 1 कार्बन है ना, यही मेथेन का फार्मूला होता है। CH4 क्या है? मेथेन का फार्मूला होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। बोलिए, क्या बात है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, यानी कि वह ऑक्टेन नंबर इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी। भाई बताइए, भाई ऑक्टेन की बात हो रही है, अब हम ऑक्टेन नंबर कहां मिल सकता है? पेट्रोल में, नेचुरल फ्यूल है, प्राकृतिक गैस का स्रोत है, पेट्रोल में। कुछ सोचना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या बोलेंगे? हाँ, डीएलएड का क्लास बिल्कुल चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। आप बैच में अगर इनरोल करेंगे तो भी आप, हमने कहा ना, किसी भी बिहार बैच से आप जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट कूपन कोड आपका यही। चलिए,
सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? ध्यान से समझना, हमने इसका लग रहा है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन गलत हो गया है, सॉरी, है ना। यहां पर कह रहा है जो सिलेंडर में, जैसे जो घर में खाना पकाते हैं तो जो सिलेंडर होता है उसमें गैस भरा जाता है, मैंने बताया अभी सीएनजी में। पर हाँ, क्या वो तरल होता है, क्या वो गैस होता है, ठोस होता है, घोल होता है? अब आप अगर कभी सिलेंडर उठाए होगे तो सिलेंडर उठा के ऐसे ऐसे किए होगे ना, देखते हो ना कि सिलेंडर भरा है कि खत्म हो गया है या बचा हुआ है, देखते हैं कि नहीं देखते? बताइए हाँ या ना, झूठ मत बोलिएगा। आप सब लोग अगर सिलेंडर को उठाते हो और फिर इधर इधर करके देखते हो तो देखते हो कि हाँ यार उसमें कुछ आवाज आती है, पानी की तरह ऐसा लगता है इधर उधर जा रहा है ना? नहीं होता तो आज देखिएगा, तो वो लिक्विड होता है, तरल होता है। वो क्या होता है? लिक्विड होता है, तरल होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है, आपका तरल होता है कि नहीं? बहुत अच्छे। चलिए, तो सवाल आपके सामने आ चुका है, जवाब आप लोग देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा सवाल का सही जवाब? यहाँ पे आराम से बताइएगा, जवाब आराम से दीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने है, कहता है कि नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किससे होता है? अब देखिए, व्हाट कॉजेज द सिट्रस कैंसर ऑफ लिवर? सिट्रस आप लोग को याद आ रहा होगा सिट्रिक एसिड। सिट्रस से आपको याद आ रहा होगा सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड का मतलब यह हुआ कि खट्टे फल। सीधा समझ में आ गया कि सर जो खट्टे फल होते हैं उसमें जो अम्ल पाया जाता है, जो एसिड पाया जाता है, वह सिट्रिक एसिड हो जाता है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर यहां पर सवाल का जवाब क्या होगा? ये एक बीमारी है जो नींबू के अंदर देखने को मिलती है, तो ये बीमारी जिस वजह से होती है उसे क्या बोलेंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही। अच्छा, अब सवाल यह बना कि सर जीवाणु से मुझको कुछ याद आया। क्या याद आया? जीवाणु से याद आया कि जब हम फादर की बात करते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या याद करते हैं भैया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, यानी सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह बताइए। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे आप लोग, किसे कहा जाता है भैया? तो सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक बोला जाता है किसे कहा जाता है? आप कहेंगे गुरुजी ल्यूवेनहॉक हो जाते हैं। कौन जाते हैं? ल्यूवेनहॉक हो जाते हैं। ल्यूवेनहॉक साहब हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आपका सूक्ष्म विज्ञान का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। अच्छा गुरुजी, अगर हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? जब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, यानी बैक्टीरिया के बारे में जब हम उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? तो अब आपके मन में सवाल जो आएगा आप सभी लोगों के, तो आप कहोगे सर कि जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जब हम उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते पढ़ते हैं तो हम उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यह तो क्लियर है ना? इसी प्रकार अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इसी प्रकार सवाल यह बना कि बताइए, बैक्टीरिया की सर बात कर रहे हैं, तो अगर हमें यह पता चले कि इसको किस किंगडम में रखा गया है, बैक्टीरिया की अगर बात करें कि इसको किस जगत में रखा गया है, तो जगत कौन सा हो जाएगा जहां पर इसको रखा गया है? तो आप बताएंगे कि जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी, लगभग उन सभी को जो है किंगडम मोनेरा में रखा गया। किस किंगडम में? मोनेरा जगत में रखा गया है। किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में, यानी आपका किंगडम मोनेरा में रखा गया है। बात समझ में आया? यह तो क्लियर है ना? अच्छा लगे तो सेशन लाइक शेयर करते रहिए बढ़िया सा, ठीक है? यहां पर चीजें समझ में आ गई। उसी प्रकार से एक सवाल आपके पेपर में और बनता है। क्या बनता है? आपसे पूछा जाता है कवक के बारे में। कवक का मतलब होता है फंजाई। आपको आसान भाषा में बताएं तो फफूंदी जानते हो कि कहते हैं लोग कि फफूंदी लग गई लिम में। अब वो फफूंदी जो लग गया ना, वो एक कवक ही है। अब वही सवाल पूछ लेता है कि बताइए, जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं, जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं? जब हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि जब हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और माइको यहां पर फंजाई को बोला जा रहा है, तो माइकोलॉजी कह देंगे। अब गुरुजी याद कैसे रखें? देखिए यहां पर फंजाई को क्या है? एफ है। माइकोलॉजी का मतलब MYCOLOGY। एम उठा लीजिए, FM हो जाएगा। तो FM यानी फंजाई का क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बात क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे। चलिए अब आगे चला जाए, अगला सवाल देखा जाए। अगला चलते, अगला सवाल देखते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले मानव के द्वारा अगर हम बताएं, द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन, चलिए जवाब दीजिए क्या होगा यहाँ पर?
चलिए जल्दी से बताइए, सबसे पहला जो मनुष्य के द्वारा अनाज हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? गेहूं है, चावल है, जौ है या बाजरा होगा? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। और सवाल का जवाब देते देते मेरे भी सवालों का जवाब देना है आपको। पूछिए कैसे? तो सवाल का जवाब इस प्रकार है कि जरा मुझको बताइए, राइस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है? जो चावल होता है यह इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। बताइए भैया, जल्दी से बताइए। राइस का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, चावल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? बोलिए। और सेशन को हाँ बढ़िया सा शेयर और लाइक करते रहिए सभी लोग। गीतांजलि चौहान, विक्टर, बहुत बढ़िया। आइए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या बोलेंगे आप सभी लोग? सी विल बी द राइट आंसर। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, चावल हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। अब चर्चा यह है कि जब हम मनुष्य की बात कर रहे थे तो हमने पूछा कि वैज्ञानिक नाम बताइए, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राइस का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है। ज्यादा चावल खाएंगे पेट निकल जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, और जब मोटापा बढ़ जाएगा तो आपको चलने में दिक्कत होगी, यानी आपको बहुत सताएगा। और जब ये सताएगा तो उस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। क्या कहता है? बहुत सताता है ये ज्यादा खाने से, तो ओराइजा सटाइवा हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे ही गेहूं का वैज्ञानिक नाम पर कह दिए तब। ये सब सवाल ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये न पूछा जाता हो, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये सवाल ये सब न पूछा जाता। मतलब आप हिंदुस्तान का, मैं कहता हूं पूरे ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन एक एक पेपर को उठा के देखिए, ये सब रिपीटेड सवाल होते हैं। तो अब गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछेंगे तब तो आप बताएंगे गुरुजी ऐसा है, इसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। बता देंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। कहिए हाँ, ठीक है। उसी के साथ साथ सवाल ये भी बनेगा, या तो मान लो ठीक है, ये तो आप बता ही देंगे कि ठीक है सर ये सब ठीक है, पर मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि चावल जो है, आपका चावल जो है यह एक बीजपत्री है यानी मोनोकाटिलिडन्स है, या फिर आपका द्विबीजपत्री है यानी डाइकाटिलिडन्स है? चलिए बताइए, यह एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, यानी आपका मोनोकॉट है, मोनोकाटिलिडन्स है, या डाइकाटिलिडन्स है? तो देखिए, डाइकॉट का मतलब होता है कि बीज एक है पर पत्ती दो होती है, पत्ती दो होती है, वो डाइकोटिलिडन्स। और मोनोकोटिलिडन्स का मतलब ये होता है कि बीज एक है और पत्ती भी एक है, तो वो आपका मोनोकोटिलिडन्स। अब गेहूं और चावल को देखकर क्या लगता है आप लोगों को? चावल देखते हैं, धान देखें, धान का छिलका ऐसे निकाले, धान अपने आप बाहर आ गया, आ गया कि नहीं? तो एक बीज एक है और पत्ती भी कितनी है? एक है। तो वहां पर क्या होगा कि ये आपका मोनोकोटिलिडन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मोनोकोटिलिडन्स हो जाएंगे, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश? चलिए जल्दी से बताइए तो जरा क्या होगा सवाल का जवाब। यहां पर सवाल का जवाब मुझको आपको बताना है कि कहा जा रहा है कि नेशनल बेस्ड। अब देखो, सवाल देखकर आप अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि नहीं गुरुजी यह सवाल हमने बहुत पहले किया हुआ, या कह दीजिए कि नहीं सर हमने बहुत पढ़ा है। नहीं कह सकते हो, क्या है? कहें कि भैया यह क्लास ही उसके लिए बनी है। आप सोच रहे हो ना कि बिहार हेडमास्टर, बिहार शिक्षक, एक एम्प्लॉयमेंट और एक मैनेजर के पद में बहुत फर्क होता है। टीचर ठीक है, टीचर है, टीचर का भी एक सम्मान है, पर अगर टीचर जिसके अंडर में काम करेगा वो कहलाता है हेड टीचर। मास्टर सभी हेड मास्टर, मतलब कितनी बड़ी बात है। हेड मास्टर जानते हैं ना, पहले गांव में कैसे होता था कि अरे हेड मास्टर हैं जो है चाचा हमार, पता हुआ कितना नाम होता था उस समय कि हमार भैया जो ना बब्बा हमार हेड मास्टर रहला ना उस समय। अब बब्बा हेड मास्टर, और आज उसका पूरा घर वाले फायदा उठा रहे हैं कि अरे बब्बा हेड मास्टर थे, हेडमास्टर बहुत बड़ा, पूरा आप अंडर है, सब आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी पोस्ट है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1985, 1985 हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अरुण चौहान कह रहे हैं सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सर क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए ना। अरुण चौहान कोशिश करते हैं ऐसा कुछ कहने का कि चाहे चालाकी, देखिए कितनी चालाकी से ऐसा बोलते हैं कि सर मेरा बस नाम ले लें कैसे करके यूट्यूब पे, ताकि मैं वो मम्मी को दिखा सकूं कि मम्मी देखो सर ने मेरा नाम लिया था।
ठीक है, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि बैक्टीरिया डेट रिसाइड इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, यानी जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें निवास करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको राइजोबियम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको राइजोबियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। क्या बोला जाएगा? राइजोबियम कहा जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत का सबसे पहला कृषि महाविद्यालय आपको बताना है। द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चरल कॉलेज का चर्चा किया जा रहा है। जल्दी बताइए क्या होगा? इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चरल कॉलेज यानी कि भारत का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा था इनमें से? जल्दी बताइए। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन में लुधियाना दिया है, ऑप्शन में हिसार दिया है, ऑप्शन में पंतनगर दिया है, ऑप्शन में पूसा यानी बिहार दिया है। तो क्या कहिएगा आप सभी लोग? भारत का सबसे पहला कृषि विद्यालय पंतनगर हो जाएगा यूपी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या बोलेंगे? सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गया भैया? क्लियर है सभी को? बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर मौजूद है? क्योंकि आपके पेपर में इंस्टीट्यूट और लोकेशन जरूर पूछेगा। जहां पर अनुसंधान रिसर्च, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पूछ लेगा वो। काफी सारे आपके जो है कहते हैं कि बहुत सारे संस्थानों के नाम पूछ लेगा, बहुत सारे केंद्र पूछ लेगा। तो यहां पर वेयर इज द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का अगर बात किया जाए तो जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। सॉरी, उड़ीसा आपका कटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उड़ीसा आपका कटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। है कि नहीं? बिल्कुल आपका सही है। बहुत बढ़िया गीतांजलि जी। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह बताइए कि वेयर इज द सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए जल्दी से बताइए, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पड़ेगा? हैदराबाद है, बेंगलुरु है, नागपुर है, पुणे है। तो आप बताएंगे। सवाल का जो ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र, नागपुर में आपको दिखने को मिलेगा। ये कहां है? ये महाराष्ट्र में है। ये कहां है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया, जीके जीएस का ही सवाल है, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों चला आया। सोचता हूं आप लोगों से पूछ लूं, थोड़ा देख लूं, जान लूं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। पूछ लें क्या? अच्छा, ये आज आप मुंबई मुंबई चिल्ला रहे हैं कि नहीं सर, मुंबई होता है, मुंबई हम लोग जाते हैं, मुंबई करते हैं, मुंबई घूमते हैं, ये है वो है जो भी दिस दैट। मुंबई को पहले बॉम्बे बोला जाता था, इसका नाम बदलकर मुंबई कब कर दिया गया? जरा मुझको बताइए कि बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कब कर दिया गया? ये मेरा सवाल है आपसे, मतलब एक कैजुअली सवाल मैंने पूछ लिया आप लोगों से। जवाब आप अपने आप दे दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल देखिए। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का, यह सवाल आप ही के नहीं बल्कि बहुत सारे पेपर में आया है। इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यह तब भी पूछा गया था जब मैं एंट्रेंस दिया करता था, बहुत पहले की बात है। अरे बहुत पहले एंट्रेंस दिया था, लगभग मैंने 2000 क्या कहिएगा 13-12 में दिया था क्या, शायद 13 या 12 में, ऐसे कुछ उस समय पे, मतलब उस समय भी ये सवाल पूछ लिया था। और काफी अभी कुछ दिन पहले कुछ एग्जाम हुए उसमें ये सवाल आया कि सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पूछा गया है। क्या बताइएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोयम्बटूर हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अगला सवाल देखिए। किस फसल में अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है? इन विच क्रॉप अल्टरनेट बियरिंग इज फाउंड। अल्टरनेट का मतलब जानते हैं? मतलब ये होता है, अल्टरनेट बियरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई डंठल है, ठीक है? ये कोई डंठल है, मान लीजिए कोई डंठल है और डंठल पे एक इधर पाया जा रहा है फल, अगर एक फल इधर पाया जा रहा है तो दूसरा इधर ऐसे पाया जाएगा, ठीक है? एक इधर पाया जाएगा। अल्टरनेट इस तरीके से, समझ में आ रही बात? अल्टरनेट इस तरीके से फल पाया जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये अल्टरनेट कहलाता है। अगर यही पैरेलल की बात करें, समानांतर की बात करें, तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये पैरेलल हो जाता है। तो अल्टरनेट बियरिंग जो होता है वो आपका आम में होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैंगो में होता है। मैंगो का चर्चा करें तो मैंगीफेरा इंडिका कहेंगे। क्या कहेंगे? मैंगीफेरा इंडिका। यह इनका क्या है? यह इनका वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका इनका साइंटिफिक नेम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है? क्लियर? बात समझ आया? चलिए अगला सवाल देखिए। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? यानी कि आपसे कहा जा रहा है जो टिक्का डिजीज है
ये टिक्का डिजीज आपका किस फसल से संबंध, एक रोग होता है टिक्का रोग, जैसे देखिए गन्ना देखे हैं आप लोग, गन्ना यानी शुगर केन, गन्ने को देखिए तो गन्ना जो होता है ना रखे 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 क्या होता है उसमें लाल सड़न सी आ जाती है, उसमें लाल धब्बे लगने लग जाते हैं, है ना। तो वो जो लाल रोग गन्ने में हो रहा है वो भी एक बीमारी है, वो भी किसी न किसी की वजह से हो रहा है। उसी प्रकार से आलू को देखिए, आलू में क्या होता है कालापन आ जाता है, आलू सड़ जाता है, काला हो जाता है, रखे रखे रोग लग जाता है उसमें। तो उसी प्रकार से वो सब डिजीज है। उसी प्रकार टिक्का डिजीज का संबंध किससे है, तो मूंगफली से है। किससे है, मूंगफली से है, यानी आपका पीनट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है, यानी कि ग्रीन ईयर डिजीज जो है ये बताइए कि इसका संबंध किससे है। ग्रीन ईयर नाम का एक डिजीज होता है, यह रोग आपका किससे होगा, सरसों, धान, बाजरा या मूंगफली। तो आप कहेंगे इसका संबंध बाजरा से है। किसका है, इसका संबंध बाजरा से है, यानी आपका मिलेट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। व्हाट इज द लास्ट आइसोटोप ऑफ यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन। चलिए भैया बताइए जल्दी से, यूरेनियम का समस्थानिक पूछा जा रहा है, क्या कहेंगे आप सभी लोग। तो आप बताएंगे सवाल का जवाब लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब लेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक। अगला सवाल, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है, यानी द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। भाई देखो, मान लो फूड चेन, पहले मैं आपको फूड चेन बता देता हूं क्या होता है फूड चेन। देखो ये आपका घास है, ठीक है, ये घास है। घास को कौन खाएगा, बोलिए घास को कौन खाएगा, ये घास है, ठीक है। मान लीजिए पहले तो आप सुनिए कि ये आपका एक प्लांट था, ठीक है, अब प्लांट से घास उगा, ठीक। घास को कौन खाएगा, घास को खाएगा गैया। मान लीजिए काऊ ने खा लिया, काऊ ने खा लिया। अब काऊ जो होगा, अब काऊ को खाकर अपना पेट कौन भरेगा, काऊ को खाकर पेट भरेगा लायन, शेर, ठीक। शेर अगर खा लिया तो शेर, अब जब शेर मर जाएगा तो शेर को खा के अपना पेट कौन भरेगा, बाज हो गया, ईगल हो गया, यही सब खा के अपना पेट भरेंगे, ठीक। ईगल के बाद इसको कौन खाएगा, बैक्टीरिया जो होंगे छोटे छोटे वो खा लेंगे। तो अब यहां पर देखिए तो धीरे धीरे स्तर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है भाई, संख्या कम होती जा रही है। तो यहां पर 10% था, इस पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ, 10% कम हो गया, यहां गया 10%, तो 10% का कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। क्या कहते हैं, सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी एट ईच, ये तो क्वेश्चन का इंग्लिश लेवल गलत है, इस क्वेश्चन का इंग्लिश लेवल गलत है। इस सवाल का जवाब, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक जो प्रकाश की आवश्यकता होती है क्या होती है। काफी सारे स्टूडेंट जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण धूप की मदद से होता है। जो सूर्य है, जो सन है, उसकी किरण से, सूर्य की किरणों से जो प्रकाश है वो अगर पौधे पे पड़ती है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिस वजह से पौधा अपना भोजन तैयार कर पाता है। बात सही है, बात बिल्कुल सही है। पर वहां पर जो लाइट पूछा जाएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की दर की बात करेंगे तो सबसे अधिक लाल का होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अब आपसे मन में सवाल आएगा, सर फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। तो आप बताएंगे जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा का मतलब होता है जो लाइट एनर्जी होती है। क्या होती है, जो लाइट एनर्जी होती है। जैसे सूर्य से जो किरण मिल रही है, सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है वो पौधे को मिल रहा है, और जब वो पौधे को मिल रहा है तो पौधा उस सूर्य को ले रहा है, ले तो रहा है, पर पूरे प्रकाश को जो ले रहा है तो उसको अपने भोजन के रूप में परिवर्तित कर रहा है ना, मतलब एक रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा का किसमें बदल जाना, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाना। किसमें बदल जाना, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में बदल जाना। किसमें बदल जाना, एक केमिकल एनर्जी में बदल जाना। यही प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस के समय होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यही आपका समय होता है, यही प्रक्रिया होती है। बात समझ में आ गया सभी को, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। हु इज कंसिडर्ड द
फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, चलिए बताइए जल्दी से, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहली बार वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की खोज की थी। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहली बार जिस टीका को खोजा था उस टीका का नाम था स्मॉल पॉक्स, चेचक। तो चेचक के टीका का खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक, चेचक के टीका की अगर बात करें तो इसका जो मतलब चेचक की टीका की बात करें तो इसका टीका यानी इसका वैक्सीन खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था सर? एडवर्ड जेनर के द्वारा। पहली वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले एक वैक्सीन को बनाया था जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। और सवाल का जवाब भी क्या होगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? यानी कि ड्वार्फ प्लांट, अगर कोई बहुत छोटा सा पौधा है, अगर उसे बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे भाई? देखिए, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पहली बात तो जो पौधा होता है उसको, बीज को अंकुरित करता है, केवल पौधे के विकास में मदद नहीं करता, बीज को अंकुरित करने में मदद करता है। ऑक्सीजन जो होता है पूरे पौधे के विकास में मदद करता है, चाहे वो तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, हर एक चीज को ग्रो करना है, हर एक प्लांट के लिप्स, हर एक पूरे प्लांट को डेवलप करता है, ग्रो करता है। जिब्रेलिन होता है जो केवल पौधे के तने को बढ़ाने में मदद करता है, और एथिलीन जो होता है फल को पकाने में मदद करता है। तो सवाल के हिसाब से आपको अगर छोटे पौधे को बड़ा करना है तो इसका मतलब उसका तना बड़ा करना पड़ेगा, और सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, जिब्रेलिन विल बी द राइट आंसर। सी हो जाएगा, जिब्रेलिन विल बी द राइट आंसर, है कि नहीं? अच्छा, अब पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल को देखने के बाद लगेगा कि थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा हार्ड है, कठिन है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ना? बिल्कुल। प्रियंका ठाकुर जी, रीमा जी, तनु पांडे जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। पहला सवाल देखिए, कहता है कि तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त इकाई बताइए। तारों के बीच की दूरी, कितना अच्छा सवाल है ना, सुन के कितना अच्छा लगा। द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार। एक तारा, और मान लीजिए एक तारा है यहाँ पर, है ना, एक तारा है इस तरीके का, और इस तारे के बीच की जो दूरी है, ये दूरी आपसे पूछी जाए तो किस यूनिट में मापा जाएगा? उसको मापा जाता है लाइट ईयर की दूरी में। क्या? लाइट ईयर यानी आपके प्रकाश वर्ष की दूरी में मापा जाता है। पहली बात तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि बी विल बी द राइट आंसर। उसको क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अच्छा, ये तो ठीक। दूसरा हमारा सवाल है, अगर हम आपसे कहे कि स्पीड ऑफ लाइट आ गया आप सवाल में, तब यानी आपसे कहा जाएगा कि प्रकाश की जरा मुझे चाल बता दीजिए। प्रकाश की चाल की मान क्या होता है? प्रकाश की जो चाल होती है उसका मान क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू भी आपसे पूछ लिया जाएगा, आपका मान भी पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? मतलब देखो, सवाल को देखने घबराया, मुझे मालूम है कि काफी सारे लोगों को ये नया भी लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा बहुत पुराना है सर, बहुत नया है, मतलब काफी सारी चीजें आपके जीवन में, मतलब आप बहुत पहले कभी पढ़ाई किए होगे, अब दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा तकलीफ तो होगी, थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो आएंगी आपके जीवन में, बट उसको अगर आप हैंडल कर लेते हो, बैलेंस कर लोगे ना, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी। धीरे धीरे आदत बनाओ, धीरे धीरे आदत बनती है किसी चीज की, तुरंत आदत नहीं बनती है ना। तो प्रकाश की चाल की जब बात करेंगे तो आपको याद होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। अब लाइट से हमारे मन में एक ख्याल और आना चाहिए, एक सवाल और इस पे बनता है। क्या बनता है? सवाल कुछ इस प्रकार बनता है कि बताइएगा मुझे, अगर हम आपसे पूछे वो कौन सी प्रकाश है, मतलब वो कौन सा लाइट है जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? क्या होता है? जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ की चर्चा की जा रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ का बात किया जा रहा है आप सभी से कि ये बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से प्रकाश का होता है। सबसे ज्यादा लाइट का अगर वेवलेंथ पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? अब आप तो कहिएगा कि सर ऐसे तो बहुत सारी प्रकाश होती है, नहीं, आपको केवल ये चीज याद रखना, एक फार्मूला के तौर पर आपको पता होगा कि जब कभी भी हम अगर किसी प्रिज्म के ग्लास में से लाइट पास करते हैं, या जब कभी भी बारिश होने के बाद जो इंद्रधनुष आप देखते हैं उसमें 7 ही रंग होते हैं। एक तो होता है आपका वी, ठीक है, ऐसे करके, एक होता है आपका एक होता है आपका वी, एक होता है जी आई, विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर होता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपका, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो यहां पर सबसे ज्यादा
वेवलेंथ किसका होगा? रेड का होगा। यानी कहने का मतलब है लाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लाल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। और जिनका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होगा, ध्यान से समझना, जिनका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होगा उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसी वजह से रेड लाइट यानी आपका जो ट्रैफिक होता है, सिग्नल होता है, तो लाल बत्ती वहां पर लगाया जाता है। पता है ना कि जब सिग्नल पे जाते हैं, गाड़ी मोटर से रुकना पड़ता है, स्टॉपेज आता है, तो लाल बत्ती जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा, वो बहुत दूर से भी चमक जाएगा, वो दूर से भी आपको दिख जाएगा। तो इस वजह से इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, पर इसकी जो आवृत्ति होती है यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत लेस देन होती है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? या तो क्लियर है? यह बात तो समझ में आया ना? अच्छा, अब यहां पर अब ये चीज तो समझ में आ गया, लाइट का हमने ये सब सारा चीज पढ़ लिया। पर एक सवाल हमारे मन में और बनता है, सर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? अगर हम आपसे कहें लाइट का बात किया जा रहा है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है भैया? ये भी याद रखना। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे ज्यादा होता है, किसमें होता है ना? लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? भाई लाइट की स्पीड तो सबसे ज्यादा वहीं पर होगा जहां पर खुला आसमान होगा। खुला आसमान, खुली एकदम जगह, कोई कुछ नहीं है वहां पे लाइट की स्पीड सबसे तेज जाएगी। जैसे खेत खलिहान में चले जाइए, अगर जहां कहीं सिवान होता है, जहां केवल पेड़ ही पेड़ है, या फिर जंगल कह दीजिए, या फिर कहीं कि पीछे अगर कोई मैदान है, रात के 6 बज रहे हों, है शाम का 6 बज रहा हो, रात का 8 बज गया हो, और जाइए तो टार्च जला के देखिए, लाइट आप जब जलाते हैं तो बहुत दूर जाती है, बहुत दूर तक जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं जाती है? क्यों? क्योंकि वो खोखलापन है, वहां कुछ भी नहीं है जहां पर लाइट ऑब्जर्व हो सके, कुछ भी नहीं है वहां पर ऐसा। तो इस वजह से लाइट की चाल, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात के अंदर। कहां होती है? निर्वात के अंदर। किसमें होती है? निर्वात में होती है, यानी वैक्यूम में होता है। किसमें होता है? वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब एक तरीके से समझिए कि जैसे बांस देखे हैं, खोखलापन, खोखलापन, बिल्कुल कुछ नहीं वहां पाया जा रहा है, वहां कुछ नहीं है, वहीं पर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। यह बात क्लियर है? कितना अच्छा लग रहा है निर्वात में? बड़ा अच्छा। क्या बात? कांच में नहीं होगा, कांच में लगा देता अपने मन से जो है, ठीक है, तो निर्वात हो जाएगा। अगला देखिए, हंसिए नहीं, हंसना मना है। अगला सवाल, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है? देखिए सवाल आपसे यहां पर किस प्रकार पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के समय आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? अब जैसे मैं हूं खड़ा यहां पे, अब मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, इस समय पे मेरा जो है वेलोसिटी, स्पीड कुछ और है। जब मैं चलना शुरू करूंगा तो मेरे अंदर वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा? वेग होगा मेरे अंदर। अब मैं जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर वेग में परिवर्तन हुआ, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ। तो सीधा सा बात है कि सरल आवर्त गति में, चाहे आप कुछ भी कहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर जैसे ये है, अगर मैंने इसको उठा के फेंका, तो जब उठा के फेंका तो इस समय पे इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। तो इसका मतलब वही आपका वेलोसिटी जो होता है कभी कांस्टेंट नहीं होता, इसका हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, वेलोसिटी हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्या कहेंगे? सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये तो वेलोसिटी की कहानी है। अब वेलोसिटी को और ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी सवाल इस प्रकार पूछ लेता है कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन समय के अनुसार अगर होता है, अगर समय के अनुसार वेगों में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू टाइम, यहां पर समय के अनुसार वेगों में अगर परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? यह भी एक सवाल है। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए एक सवाल इस प्रकार से पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो होता है, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है वो किसको दर्शाता है, किसको बताता है? तो जब कभी भी समय के अनुसार वेलोसिटी में चेंजेस हो जाए तो वो आपका एक्सीलरेशन होता है, वो आपका त्वरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो त्वरण कहलाता है। त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाता है, उसे त्वरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्सीलरेशन कह देते हैं। ध्यान से समझना,
हमने ये कहा आप अपने घर पे थे, अपने घर पे आप जब बाइक को मतलब बाइक पे बैठे अपना गाड़ी मोटर स्टार्ट किए चल दिए। जब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया तो उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर प्रति आवर। आप आगे बढ़ते गए गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिए, 40 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ गया। वहां पर उस गाड़ी का वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। 5 मिनट पहले घर से निकले थे, गाड़ी का वेग कुछ और था, वेलोसिटी कुछ और था उस बाइक की। 1 घंटे बाद पता चला गाड़ी आप 80-90 के स्पीड में लेके चल दिए हैं, तो वहां बदल गया। वो प्रोसेस पूरा, वो तरीका आपका वो एक्सीलरेशन कहलाता है। इसीलिए एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है a = v - u/t होता है। समय के अनुसार वेगों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। अब आप हमसे पूछेंगे सर आज मुझे एक बात बताइए, ये v क्या है, u क्या है? देखिए v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। v का जो मतलब होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी अंतिम वेग। अंतिम वेग जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? अंतिम वेग जिसे कहा जाता है। अब आप कहोगे अंतिम वेग क्या होता है? यानी कि जिस जगह पर आपको पहुंचना था उस जगह पर आप पहुंच चुके हैं। जिस जगह पर आपको पहुंचना था उस जगह पर आप पहुंच चुके हैं, यह आपकी फाइनल वेलोसिटी है। और जिस जगह से आप चले थे, यू था वो, जिस जगह से आप चलना शुरू किए थे वो थी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे कहा जाता है यू, यानी आपका प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभ किए थे ना वहां से, प्रारंभिक वेग इसे कहा जाता है। जब चले थे तो वेलोसिटी कुछ और था, पहुंच गए तो हमारी वेलोसिटी कुछ और थी। इस वजह से समय के अनुसार पता चला तो ये हमारा एक्सीलरेशन कहला दिया गया। मजा आया? आया कि नहीं आया बताइए? अच्छा लगा? बस यही आपको लगाना था। खैर अगला सवाल देखिए, पानी का अपवर्तनांक अगर 1.33 है तो बताइए पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? अब देखिए इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दूं कितना सिंपल है ये कितना सिंपल है, मजाक नहीं कर रहे, बहुत सिंपल है। हमने आपको क्या कहा? जब कभी भी अगर सवाल में आ जाए कि लाइट निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, कैसे निकालेंगे? हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, म्यू निकालना है। अब कैसे निकालिएगा इसको? कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश का चाल बटे में, फार्मूला लिख दे रहे हैं, बस वैल्यू रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपान में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जल में, लाइट इन वाटर, जल में प्रकाश का चाल पूछ लिया। पूछा क्या है? पानी का अपवर्तनांक कितना है, पानी में प्रकाश की चाल बताइए। पानी में प्रकाश की चाल हमें बतानी है। अपवर्तनांक उन्होंने पहले ही दे दिया है, बात समझ रहे हैं? तो हमें बता है 1.33 = कितना होता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपॉन में आपका यही स्पीड ऑफ लाइट वाला हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें से करना है, हमें निकालना है। ये जब ये इधर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। तो वाटर का चाल यानी प्रकाश में प्रकाश का चाल निकालना है पानी में। तो क्या कहेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 1.33 कर देना है। कर दिए। अब इसको जरा गुणा भाग करेंगे तो क्या करिएगा? 1.33 0 बढ़ जाएगा, 10⁹ यहां पर आएगा 2.2 2.25 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या कहिएगा? बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, कितना आसान था। ये फार्मूला याद रखिएगा, जब कभी भी इस तरीके से आए बस आप ही फार्मूला लगा देना, जो है बढ़िया सा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का तापमान क्या होगा? अगर किसी बंद कमरे में आप पंखा चलाते हैं, मान लीजिए कमरा बंद है, एक गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने बड़ा अच्छे से, है ना? जाने दे, गाएंगे तो नहीं हम, मतलब गाएंगे नहीं हम, मतलब, है ना? पर फिर भी एक तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, बताइए, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, तापमान वही रहेगा, या इसमें से कुछ भी नहीं होगा? चलिए आए, रीमा कुमारी जी, कोमल सिंघल जी, तनु जी कह रहे हैं सर बढ़ घटेगा। अच्छा ठीक है भैया, एक बात बताइए, सबसे छत पर जो सबसे ऊपर वाला कमरा होता है, घर में जो सबसे ऊपर वाला कमरा होता है, सबसे ऊपर, गर्मी का मौसम आ रहा है, आपको ये बात पता है कि जो कमरा सबसे ऊपर होगा उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? सही बताइएगा, होगी कि नहीं होगी? सोच के बताइए, तरीका बता रहे, जीवन भर याद रहेगा। अब
एक बात तो और, वो तो गर्मी होगी, और उसमें अगर पंखा चालू करेंगे तो उसके ऊपर जो छत होगा, उस जो सबसे ऊपर वाला कमरा उसका जो छत होगा उस पर धूप डायरेक्ट पड़ रही है, और धूप जब डायरेक्ट पड़ रही होगी तो पंखा चलेगा तो ऊपर का धूप का जो हीट है, जो उष्मा है, उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेगा और उस वजह से उस कमरे में ला के रख देगा, वो तापमान और बढ़ा देगा, ऊपर का भी धूप लाके नीचे कमरे में डाल देगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यही कारण है कि नीचे वाला कमरा ज्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि धूप पड़ नहीं पाती, क्योंकि उसके ऊपर बना होता है कमरा, और एक कमरा बने होने की वजह से नीचे धूप का पूरा उष्मा नीचे तक आ नहीं पाता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। यही कारण है ऊपर वाला कमरा बहुत ज्यादा गर्म होता है धूप गर्मी में, है ना। अच्छा, अगला सवाल देखिए, पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विथ वाटर। ठीक है, पानी मतलब पेट्रोल में जो आग लगी है इसको पानी से बुझाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा के कारण पानी विघटित हो जाता है, या फिर पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। सही बात, पेट्रोल और पानी दोनों द्रव है। या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए जल्दी बताइए क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है ये मुझको बताइए। क्यों होता है भाई? सीधी सी बात है, पेट्रोल में अगर आप पानी मिलाओगे तो पानी पेट्रोल पर क्या होगा? तैरने लगेगा ना। क्या होगा? तैरने लगेगा। और जब वो तैरने लगेगा तो फिर वहां पर तो वो भैया चाहे पानी चाहे जितना डाल दो फिर भी आज मतलब समझ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। तो बी विल बी द राइट आंसर। पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है क्योंकि वाटर इज हैवियर देन पेट्रोल। पानी ज्यादा घनत्व वाला होता है पेट्रोल का, इसकी घनत्वता ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है इससे, इस वजह से वो तैरता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, धारिता की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस की इकाई पूछी जा रही है। बताइए कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है, वोल्ट होती है, हेनरी होती है, फराड होती है? बताइए जल्दी से। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए कूलम्ब किसकी इकाई होती है? इकाई यानी यूनिट का बात कर रहा है। कूलम्ब किसका इकाई होता है? कूलम्ब जो होता है आवेश का होता है, यानी चार्ज का होता है। किसका होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज को हमेशा कूलम्ब में मापा जाता है। ठीक, वोल्ट का अगर बात करें तब वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल। हेनरी आपका इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस हो जाता है। सवाल का जब क्या हो जाएगा? फराडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फराडे हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। क्या बात है। सेशन को शेयर लाइक करते रहिए, बढ़िया सा लाइक और शेयर करिए। और बिल्कुल बैच में आपका स्वागत है। अयाची बैच आपका हेड मास्टर, हेड प्रधान, मेंस लेवल तक की चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एकदम डिटेल में जिसको साइंस जानना होगा ना, डिटेल साइंस का नोट जिसे चाहिए साइंस का वो नोट्स जो एकदम भयंकर, एकदम जो सारा डिटेल में बिल्कुल बेसिक से आ जाना इस बैच में, डिटेल वाला जिसे चाहिए। अच्छा, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चलिए जल्दी से बताइए। स्कर्वी एक डिजीज है, यह डिजीज अकर करता है किस ऑर्गन में, किस अंग में? सर ये सभी क्वेश्चन मेरे बीपीएससी के नोटबुक से मिल रहा है। बताइए, देखिए पढ़ा आपको रहे डीलेट के लेवल पे, अब बीपीएससी तक ये सवाल पूछ चुका है। बहुत बढ़िया, बताइए मिलेगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल मिलेगा। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? प्रतिमा कुमारी जी कह रहे हैं सर ए होगा। पक्का? बिल्कुल सही कह रहे हो। मसूड़े से खून आना, मसूड़ों से खून का बहना, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। स्कर्वी क्या है सर? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है ये भी तो जानना है। यह किसकी कमी से होता है? यह जो रोग है, ये जो डिजीज है जिससे मसूड़े से खून आ जा रहा है, मसूड़ा सर मतलब दांत सड़ जा रहा है, ये सब ये आपका स्कर्वी डिजीज जो होता है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। पहली बात, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से तो हो रहा है, ये बात तो समझ में आता है। पर विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, रासायनिक नाम बताइए। क्या पूछा जाएगा? रासायनिक नाम बताइए इसका जरा सा, क्या होता है इसका रासायनिक नाम? तो आप ये कहेंगे कि जो इसका केमिकल नेम होता है वो हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। बात समझिएगा, क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विटामिन सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबसे पहला खोजा गया विटामिन का नाम बताइए। वो कौन सा विटामिन है जो सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा था? चलिए जल्दी से बताइए। सबसे पहला जिस विटामिन को खोजा गया था उसका नाम बताइए। फर्स्ट विटामिन वाज डिस्कवर्ड।
सबसे पहला विटामिन कौन सा खोजा गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से, यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सवाल का जवाब, फर्स्ट विटामिन जो खोजा गया वो कौन सा था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा सवाल का जवाब, बोलिए जल्दी से। हैं? सबसे पहला विटामिन, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहला विटामिन जो खोजा गया था उसका नाम था विटामिन B1। विटामिन B1 एक ऐसा विटामिन जो सबसे पहली बार खोजा गया बेटा, सबसे पहला विटामिन इसी को खोजा गया था। और दूसरी बात, शब्द अगर पूछ ले कि विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन शब्द किसने दिया, तो यह विटामिन शब्द जो दिया गया, यह दिया गया वैज्ञानिक थे फुंक नाम के, एक वैज्ञानिक थे फुंक। फुंक साहब ने 1912 में आपका यह शब्द दिया था विटामिन, फुंक साहब के। सबसे पहला विटामिन विटामिन B1, ये वही विटामिन B1 है जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से अगर हम आपसे पूछें कि कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताइएगा कि इसकी कमी से रोग होता है, उसे बेरी बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी बेरी रोग कहते हैं। देखिए कितने सारे सवाल आपको मिल जा रहे हैं इसी सवाल में, बेरी बेरी रोग। और आपको पता है चावल को ज्यादा पॉलिश करने से, अगर चावल को आप ज्यादा पॉलिश करेंगे, ज्यादा उसे धोएंगे, खूब रगड़ के मम्मी से, मम्मी अच्छे से चावल धो देना, ज्यादा चावल धुलवा देंगे तो वह चमक तो भले आ जाए चावल में, पर याद रखना वहां पर विटामिन B1 खत्म हो जाता है। ज्यादा चावल धोने से विटामिन B1 की मात्रा खत्म हो जाती है। क्या समझे, है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल सही। अगला सवाल है ना, एपिनेफ्रिन हार्मोन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। बड़े ध्यान से समझना, एपिनेफ्रिन आपको पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का एक ऐसा भाग बताइए जो आपके हार्मोन्स कंट्रोल द हार्मोन्स ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, कौन होगा इसमें, जल्दी बताइए क्या होगा सवाल का जवाब, बताइए। मेडुला, हाइपोथैलेमस, प्रमस। देखो एक तरीका बताते हैं। मस्तिष्क जानते हैं आप सभी लोग, ब्रेन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं ना। ये जो मस्तिष्क है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क यानी आपका फोर ब्रेन, आगे वाला भाग, ठीक। एक होता है मध्य मस्तिष्क, है ना, मिडिल ब्रेन, बीच वाला भाग। और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन जिसे कहा जाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला भाग। अगर आपसे कोई कहे कि सेरिब्रम किस में आता है, तो सेरिब्रम आपका अग्र मस्तिष्क में आता है। अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम और पश्चिम मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। बात इतनी सी है कि यह हार्मोन कंट्रोल कौन सा भाग करेगा, इस कंट्रोल करेगा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा। ए विल बी द राइट आंसर। ना 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 ना, बी तो बिल्कुल नहीं कर, ये तो आपके शरीर को नियंत्रण करता है। ये मस्तिष्क का जो भाग है हाइपोथैलेमस, जो कि अग्र भाग का है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 2 होते हैं इनमें, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के आगे वाले भाग के 2 जो है उपभाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। और ये आपके शरीर को बैलेंस करता है, शरीर को नियंत्रण रखने का काम ये करता है। बात समझ गए? और यही अगर मेडुला ऑब्लंगेटा का बात किया जाए तो ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है जो आपका क्या कर रहा है, एपिनेफ्रिन हार्मोन को नियंत्रित कर रहा है। कितना अच्छा लगा, समझ में आया बात? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, हाइपोथैलेमस आपका अग्र मस्तिष्क में होगा, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका सेरिब्रम, ठीक। अच्छा अगला देखिए, सार्वत्रिक गैस नियतांक की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर का पूछा है। मिड ब्रेन में सर, नहीं, मिड ब्रेन का कोई भाग ही नहीं होता है, मिड ब्रेन का कोई भाग ही नहीं होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या कहिएगा, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। अच्छा, हम सोते हैं जागते हैं ना, हमें नींद आती है, जैसे रात को 12 बजा 2 बजा तो अचानक से हमें नींद आने लगती है। हम चाहे कुछ कर भी रहे हो, चाहे थके हो चाहे ना थके हो, फिर भी नींद आती है। तो सोने और जागने को नियंत्रित करने वाला कौन सा होता है हार्मोन, पता है? मस्तिष्क में कौन सा हार्मोन, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो इस हार्मोन को कंट्रोल करता है? एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो चक्र में आता है, और ये इसी की वजह से हमें नींद ज्यादा आती है, कम आती है। और इस सवाल का जब होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल
जूल किलो इनवर्स आपका मोल इनवर्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आर इज द आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आपका जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अगर इसका एसआई यूनिट पूछ लिया जाए ना आर का, जैसे ये तो आपने बता दिया यूनिट में, आपने बता दिया कि जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स, पर इसका वैल्यू अगर पूछा जाए, मान बताइए इस एसआई यूनिट का, इसका वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे, इसको बताइए। तो आप कहेंगे 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाता है। अगला देखिए, यदि द्रव्यमान पर कार्य करता है बल तो त्वरण उत्पन्न करता है, बात बिल्कुल सही इन्होंने कह दी। तो बताइए न्यूटन की गति के कौन से सिद्धांत के अनुसार है ये? बल अगर निकलकर बाहर आ रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और आपको मैंने बताया था कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं। वैसे पता है आजकल न्यूटन का चौथा नियम है। न्यूटन का चौथा नियम क्या जानते हैं? हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं और हम पैदा ही हुए हैं राजा बनने के लिए। यह है न्यूटन का चौथा नियम, समझ गए? इसको ध्यान रखना, ये न्यूटन का चौथा नियम। यह बताइए क्या हो जाएगा? F इक्वल टू एम ए, डी विल बी द राइट आंसर। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है ये, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल, सूर्य की तस्वीर खींचने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? इस सवाल को आप होमवर्क में लेके जाइए। आज कमेंट बॉक्स में आप सभी का जवाब आ जाना चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग यहां मुझको देख रहे हैं